मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। एमपी में आया हर कोई, दंग है वो दंग है, दंग है वो दंग है। मानू का महल देखने आए, जहाज देखा चक्कर खाए। काशी में आके सूबा देखा, शांत होकर हिंसा को देखा। एमपी में आई हर रूह, मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है। हे महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह, मलंग है। Increase your playing field. Introducing BSE 100, India's most broad-based derivative traded index. कितना बॉडी पे लगाया, कितना गैस में गलाया, क्या फर्क पड़ता है? खुशबू कितना चलेगी मेरे भाया। पेश है बिना गैस वाला फॉग। इसमें है सिर्फ परफ्यूम लिक्विड जो दे परफ्यूम का इफेक्ट लंबे समय तक। बिना गैस वाला फॉग। वेलकम बैक। अब वक्त है जाने का कि आज कौन से शेयर्स ब्रोकर्स के रडार पर है। हमारे साथ है नियति बोहरा। FI13 के अपने प्रोविजनल नंबर पेश करने के बाद BHEL पर काफी सारे अपग्रेड के कॉल्स आए हैं। CLSA ने एक अपग्रेड किया है, सेल से इसकी रेटिंग बढ़ा के अंडर परफॉर्म कर दी है, टारगेट 195 रुपीज का दिया है। राइट बैक के चलते इनके अनुमान से बेहतर आए हैं इसके FI13 के प्रोविजनल नतीजे, ऐसा कहना है CLSA का। नए ऑर्डर मिलने के जो फ्रंट पर एक काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया है। Q4 में स्पेशली इन्होंने जो 20,000 करोड़ के जो नए ऑर्डर इनको मिले हैं, वो ये जो इनफ्लो का जो नंबर है ये काफी पॉजिटिव है, इसलिए एक अपग्रेड के कॉल्स आ रहे हैं BHEL के। पर ओवरऑल सेल से इसकी रेटिंग बढ़ा के अंडर परफॉर्म कर दी। 195 रुपीज तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं BHEL के ऊपर। डॉयचे बैंक ने TVS मोटर को होल्ड की सलाह दी है और टारगेट 37 रुपीज का दिया है। BMW के साथ जो कल इन्होंने करार किया है उसकी टाइमिंग काफी एप्ट हो सकती है, मगर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा TVS मोटर के मार्केट शेयर पे। ए और दूसरा जो छोटी अवधि में करार का जो फाइनेंशियल अर्निंग्स है उस पर भी कोई ज्यादा असर इनको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए होल्ड करके चल सकते हैं। 37 रुपीज तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं TVS मोटर के ऊपर। क्रेडिट स्विस ने केन इंडिया को एक अपग्रेड का कॉल दिया है, मगर टारगेट घटा के 344 कर दिया है। प्रोडक्शन को लेकर काफी ये लोग अभी भी कंसर्न है। इनका मानना है कि एग्जीक्यूशन ही की ट्रिगर होगा स्टॉक को आगे ड्राइव करने के लिए, इसलिए एक अपग्रेड का कॉल तो दे रहे हैं। न्यूट्रल से रेटिंग बढ़ा के आउट परफॉर्म कर दिया है, मगर टारगेट घटा के 344 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनले ने एक बड़ा अपग्रेड का कॉल दिया है आरकॉम पर। लगातार काफी समय से आरकॉम पे अपग्रेड के कॉल्स आ रहे हैं। इक्वल वेट से इसकी रेटिंग बढ़ा के ओवरवेट कर दी है और टारगेट 56 से बढ़ा के 86 का कर दिया है। रिलायंस जियो के साथ जो इनका करार हुआ है उसी को लेकर के आगे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अगर और टावर शेयरिंग डील्स होती हैं तो करीब 7700 करोड़ रुपए का एक डेट है जो कि कम कर सकती है आरकॉम। और वैल्यूएशन फिलहाल आकर्षक है और डाउन साइड इनको काफी लिमिटेड लगता है। FI14 का इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के चलते अर्निंग्स का जो एस्टिमेट है वो 125% बढ़ा दिया है। इसे एक बड़ा अपग्रेड का कॉल 86 रुपीज तक के आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं आरकॉम के ऊपर। तो ये सारे फिलहाल ब्रोकरेजेस के नजरिए निकल कर आ रहे तमाम खबरों और कल आए भेल के नतीजों के बाद आपने ये सारे डिटेल्स देखे हैं और रिएक्शंस आते हुए ब्रोकरेजेस की ओर से फिलहाल आपको दिखाई दिए। लेकिन हम आपको बताएं कि सौदा आपका में ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं जो बाजार का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से डरते हैं। तो ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार म्यूचुअल फंड पर हम चर्चा करते हैं। और म्यूचुअल फंड का पैसा भी लगता तो बाजार में ही है, लेकिन आप एक एक्सपर्ट की मदद से, एक फंड मैनेजर की मदद से निवेश करते हैं जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। तो आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने का दिन है। एक बार फिर हमारे साथ investonline.in से MD अभिनव एंग्रिश मौजूद हैं। अभिनव, स्वागत है आपका। चलिए पहला सवाल लेते हैं नोएडा से। मनोज हैं हमारे साथ। मनोज, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली अभी मैं करंटली 5000 पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें 11,000 की 2 SIP, एक HDFC टॉप 100 में, एक फिडेलिटी इक्विटी फंड में और 500 DSP ब्लैक रॉक और 500 स्मॉल एंड मिड कैप में है
और 1,000 की 2 SIP एक रिलायंस गोल्ड फंड में, एक HDFC गोल्ड फंड में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या वो सही है? मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि कितना मेरे को इक्विटी में रहना चाहिए, कितना गोल्ड में, कितना डेब्ट फंड में, और मैं ईयरली जो है 2,000 रुपये अपने म्यूचुअल फंड में जो है बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, और प्रॉपर्टी भी है आपके पास? हाँ, प्रॉपर्टी है। इस समय मेरा लोन चल रहा है 12,000 रुपये। मैंने अभी घर खरीदा लास्ट ईयर। बिल्कुल। तो 12,000 रुपये का लोन चल रहा है मेरा। बिल्कुल, तो आपने हर एक एसेट में पैसे डाल रखे हैं फिलहाल, हम कह सकते हैं। अभिनव, ये तो बहुत ही आइडियल इन्वेस्टर हैं। इनफैक्ट देखिए, इन्होंने पहले तो प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है और जितना इनका EMI है उससे तकरीबन आधा अब ये इक्विटी और गोल्ड के बीच में बांट रहे हैं। और वहां भी अगर आप देखिए तो 60% इक्विटी 40% गोल्ड, ये इन्होंने रेशियो रखा है। सब कुछ काफी सोच समझ के कर रहे हैं और 15 साल का लंबा होराइजन है। आप इनको सलाह दें इसके पहले एक छोटी सी बात केवल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब अगर आप 15 साल के नजरिए से निवेश करें, आज करीबन 9% आपको FD में मिलते हैं। अगर ये एक रेकरिंग डिपॉजिट भी लेकर चलें तो यहाँ पर पैसा 2 बार डबल हो सकता है, जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है, 4 गुना आराम से हो सकता है। तो अब ऐसे कौन से निवेश होंगे जिससे इससे भी ज्यादा रिटर्न इन्हें मिल पाए? देखिए प्रदीप, आइडियली FD या फिक्स डिपॉजिट या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट आप प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं, एक अगर आपकी पीरियड इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा लंबी, आपकी अवधि अगर ज़्यादा लंबी नहीं है, दूसरा अगर आप कंप्लीटली रिस्क एवर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ क्रिएशन हो एंड पॉसिबिलिटी हो कि आपके फंड्स का रिटर्न ज़्यादा रहे, जो एक डिपॉजिट दे रही है, आपको RD दे रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इट्स आइडियल टू बी इन इक्विटीज, राइट। अगर आपके पास 15 साल का पीरियड है जैसे इनके पास है, तो इक्विटी छोड़ के हम डेट में, फिक्स डिपॉजिट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इनकी एज भी इनको फेवर कर रही है। इनका पोर्टफोलियो डेफिनेटली अच्छा है इन टर्म्स ऑफ जो इन्होंने एलोकेशन किया है, इनकी एज पे इन्होंने रियल एस्टेट में भी डाला है और ऑलमोस्ट 50% ही इज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज एंड सो ऑन। खाली मुझे एक इनके पोर्टफोलियो में से एक ही चीज जो खटक रही है वो ये है कि इनकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पोर्टफोलियो है। अब ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, बिकॉज पिछले साल या पिछले 3-4 सालों में गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, तो सबका एक्सपोजर गोल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। बट लॉजिकली गोल्ड आप सिर्फ एक इन्फ्लेशन हेज करने के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में रखें, दैट इज आइडियल टू डू। उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं 10 to maximum 15% एक्सपोजर टू गोल्ड इज मोर देन एनफ इन एनी पोर्टफोलियो। इनके फंड्स ठीक है, मैं फंड्स को रीअलाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर उनको एक सही तरीके से इन्वेस्ट करने की सजेशन दूंगा। तो HDFC टॉप 200 में कंटिन्यू रखें 1,000 रुपए, L&T इक्विटी में 1,000 रुपए कंटिन्यू रखें, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी में 500 रुपए से बढ़ा के 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, और DSP स्मॉल कैप में भी 500 से 1,000 करें। गोल्ड फंड में 1,000 ही करें। 2 गोल्ड फंड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज एंड इन्वेस्टमेंट इज इनटू गोल्ड ETF, और गोल्ड ETF जितना क्लोजली होता है गोल्ड को ही ट्रैक करेगा। तो जब आप रिलायंस गोल्ड में हैं या कोटक गोल्ड में हैं या कोई भी और गोल्ड फंड में, आपको रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न ही आएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा इसको थोड़ा रियलाइन करें। और डेट की तरफ एज के हिसाब से मेरे कुछ लगता नहीं है कि इनको डेट में जाना चाहिए, अनलेस इज रिस्क एवर्स और इनके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है तो 15 साल के लिए नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन इक्विटी। तो इक्विटी में बने रहिए, गोल्ड में निवेश थोड़ा कम कर दीजिए, प्रॉपर्टी तो आपके पास है ही। ये सारे आपके लिए राय निकल कर आती हुई। और एक और बात जो ये पूछ रहे थे कि 2,000 रुपए हर साल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि और नई नई स्कीम हर बार लेते जाएं 1,000 रुपए में, या इन्हीं स्कीम्स के बीच में फिर अगले साल 500 रुपए करके बांट लें और बढ़ा लें? एब्सोल्युटली प्रदीप, सेम एलोकेशन रख के जो आपका परसेंटेज एलोकेशन है सेम ही स्कीम्स में ऐड करें, एज लॉन्ग एज स्कीम्स आर परफॉर्मिंग। तो आपको एवरी क्वार्टर या एवरी 6 मंथ जरूरी है ये देखना कि आपकी स्कीम्स मार्केट या उसके जो बेंचमार्क से लिंक्ड है उससे परफॉर्मेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो डेफिनेटली सेम स्कीम्स कंटिन्यू करें, बिकॉज नई स्कीम्स ऐड करने से, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करने से आपके कोई रिटर्न्स बेटर नहीं होने वाले। इनफैक्ट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि रिटर्न्स और घट जाए। ओके, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपना निवेश बरकरार रखें और इन्हीं स्कीम्स में बने रहें, बहुत ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश ना करें। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब।